जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ऐसा है कि हमने पहले जो चैप्टर स्टार्ट करना है ना, वो है बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो इसमें पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है आयनिक बॉन्ड। मतलब इसमें पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसकी तरफ हम बॉन्डिंग की जो मतलब जो एडवांस लेवल की थ्योरीज हैं, फिर हम उसकी तरफ आएंगे। जैसे वेस्पर थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वगैरह वगैरह। तो पहले जो आर्टिकल हमें डिस्कस करना है वो है बेसिकली आयनिक बॉन्ड। तो इसमें मतलब जो है कि कुछ इसकी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बातें हैं, वो ऑलरेडी आप इसको मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है, एफएससी में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि आयनिक बॉन्ड जो है ये बेसिकली दो एटम्स के दरमियान बेसिकली किस नेचर का, किस तरह का ये बॉन्ड होता है। तो इसमें मतलब सिंपल इसमें मतलब ये बात है कि ये जो बॉन्ड है ये दो तरह के मतलब आप कह रहे हैं एलिमेंट्स, ये एटम्स के दरमियान इसकी फॉर्मेशन होती है। एक 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 तरह का जो एलिमेंट है वो मेटल्स मेटल्स होते हैं, और दूसरा नॉन मेटल्स। मेटल्स जो है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कैटाइन बनता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर गेन करते हैं, एनाइन बनता है। फिर ये कैटाइन और एनाइन आपस में कंबाइन होकर आयनिक बॉन्ड के जरिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, तो ये ना एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड के जरिए मतलब आप कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें पहले मतलब जो है कि जो बेसिक इसमें चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मैं आपसे पहले वो मैं शेयर कर लूँ। तो इसमें हाँ, ये मतलब जो आप स्क्रीन के ऊपर जो ये पेज आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड ना, तो बेसिक इसके पॉइंट्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ये कहेंगे आप। तो इसमें मतलब ये है कि पहले जहाँ पर ये मेरा एरो है, अब यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि आयनिक बॉन्ड मतलब हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं। बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस हैं। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। यानी अपोजिट आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है ये इसकी जो फॉर्मेशन की ना कंडीशंस क्या है? व्हाट आर द फेवरेबल what are the favorable conditions for the formation of ionic bond? इसमें अगर आप देखें ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला जो पॉइंट है, अगर आप इसे मतलब देखें तो इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि भाई मतलब आयनिक बॉन्ड दो तरह के एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। तो पहला मतलब जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक मेटल्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स। तो जो मेटल्स हैं वो किस तरह की मेटल्स होनी चाहिए? ये जिस तरह जहाँ मेरा एरो है, इस पॉइंट को आप देखिए। तो मेटल्स जो हैं यानी ऐसे ऐसी मेटल्स हों जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो हो, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करें, केटाइन बनाएं। और दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए? ये कैरेक्टरिस्टिक जहाँ मेरा एरो है ये देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी नॉन मेटल्स ऐसी हों जिनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो कैपेबिलिटी है, या जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, उनकी वैल्यूज बहुत हाई होती है। एक तरफ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो, दूसरी तरफ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज बहुत हाई होती है, हाई। इस तरह के एलिमेंट्स जब करीब आते हैं तो उनके दरमियान किस तरह का बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। तो अगर अगर इन टर्म्स ऑफ दूसरा पॉइंट देखें, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कहेंगे आप, तो इन जनरली मतलब ये कॉन्सेप्ट मतलब मेल करता है कि जो मेटल्स हैं मतलब ये है कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, दे आर एट हाई एनर्जी स्टेट। और जो नॉन मेटल्स हैं मतलब मेटल्स की निस्बत दे आर एट लो एनर्जी स्टेट। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कह लें, या इट इज रिस्पॉन्सिबल that the metal easily loses their valence electron to form positive ion, and non-metals gains electron to form negative ions, and positive and negative ions combine with each other to form ionic bond या ionic compound। दूसरा ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस।
देखें जो आयनिक बॉन्ड है ये दो एलिमेंट्स के दरमियान कब बनता है? ये जब दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 1.7 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर। ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये छोटी सी दो टेबल्स दी हुई हैं, तो इसमें ये बेसिकली ये बताना ये चाह रहा है कि अगर फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये सेवंथ डे ग्रुप एलिमेंट्स, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, केटाइन बनाते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एनाइन बनाते हैं। तो कोई भी ये फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी एलिमेंट सेवंथ ए ग्रुप किसी भी नॉन मेटल एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर जब भी बॉन्ड बनाएगा वो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये लिथियम भी कंबाइन हो सकता है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, सो ऑन। और ये राइट साइड पे जो टेबल है, सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये आपके में सिक्स्थ ए बेसिकली ये ग्रुप है, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के वाला। तो ये सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिक्स्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ही क्या होती है, डेफिशिएंसी। तो ये मतलब सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट किसी भी सिक्स ए ग्रुप के एलिमेंट से कंबाइन होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड ही होगा। तो ये अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या एग्जांपल्स हैं? ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की ना कोई 3 एग्जांपल्स हैं, कोई एक हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी 2 आप इसको खुद देख लें। देखिए भी इसमें पहला ये पोटाशियम क्लोराइड फॉर्मेशन, पोटाशियम फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। देखिए इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि पोटाशियम एक एलिमेंट दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर इसका 19 होता है, आगे ना ब्रैकेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। 2881 मींस कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1। इसीलिए ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है। रिजल्टेंटली क्या बनता है, जहाँ ये मेरा एरो है, यानी ये केटाइन यानी पोटाशियम आयन बनता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली वही है जो आर्गॉन की है, 288। अब इसका जो वैलेंस शेल है, तीसरा शेल, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट। कितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करना पड़ती है, 419 किलो जूल। इसी तरह दूसरी तरफ क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, मींस पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। ये 1 इलेक्ट्रॉन और पोटाशियम वाला गेन करता है, क्लोराइड आयन बनता है, और इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। ये भी बेसिकली आर्गॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करता है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 349 किलो जूल। फिर ये केटाइन और ये एनाइन जब आपस में पोटाशियम और क्लोराइड आयन जब कंबाइन होते हैं तो पोटाशियम क्लोराइड बनता है। ओवरऑल कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 690 किलो जूल पर मोल। तो ये बेसिकली लैटिस एनर्जी भी इसको हम कहते हैं। तो इस तरह से देखें, मतलब अगर तीनों स्टेप्स को देखें क्या हो रहा है, सिंपल इज दैट कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वहाँ पहले केटाइन बनता है, फिर एनाइन बनता है, और ये आपस में कंबाइन होकर आयनिक बॉन्ड के जरिए आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल इज दैट। तो इसी तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल है, ये आपने देख लेनी है, और फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो एग्जांपल है बिल्कुल इसी तरह से ही है। तो ये आपने देख लेना। अच्छा, इसके अलावा ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इसको प्रॉपर याद कहाँ से करना है? देखें, आपने इसको जो याद करना है ना, वो आपने कहाँ से करना है इसको, उसके लिए मैं आपसे ये शेयर करवा दूं। बस एक मिनट जरा। हाँ, ये देखें, ये आप इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो ठीक है। तो बेटा ये मतलब पीडीएफ की सूरत में भी आपके एलएमएस पे अपलोडेड है, और मतलब जो है कि इसको पावर पॉइंट की सूरत में भी मतलब आपकी एलएमएस पे भी अपलोड कर देंगे ओसीडब्ल्यू के ऊपर। तो आपने जो इसको प्रॉपर याद करना है आयनिक बॉन्ड वाले आर्टिकल को, वो आपने यहाँ से करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये आयनिक बॉन्ड का वही इंट्रोडक्शन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वही बात कर रहा है
कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, केटाइन बनाता है, दूसरा गेन करता है एनाइन, फिर वो केटाइन एनाइन आपस में कंबाइन होकर वो आयनिक बॉन्ड। ठीक, अच्छा इसमें थोड़ा सा आगे जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें थोड़ा सा आपने एग्जांपल देख लेनी है। ये थोड़ा सा ऊपर जो है इसके ना, इसने एक साइंटिस्ट है पॉलिंग पॉलिंग, तो उसका थोड़ा सा एक उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इससे मतलब जो है कि इसका आपके इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपने इसको पढ़ लेना है, तो पेपर से मतलब इसका जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिएगा, वही बात जो हमने डिस्कस की कि कोई एलिमेंट ए है, उसके वैलेंस शेल में सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, वही पोटाशियम क्लोराइड वाली एग्जांपल ले लें आप, और यानी इसको क्रॉस से शो किया हुआ है, और दूसरी तरफ ये बी है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ए अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिजल्टेंट केटाइन बनाएगा, बी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनाइन बनाएगा। फिर ये अगले स्टेप में देखिए, केटाइन एनाइन आपस में कंबाइन होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ये आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसी लिहाज से ही इसी की नीचे डेफिनेशन है, इसको वैसे ही एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर अगला जो पॉइंट है कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो वही बात कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस, कि आयनिक बॉन्ड किस तरह के एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि एक तरफ मेटल्स, एक तरफ नॉन मेटल्स। तो आपकी पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर मेटल्स हैं, ठीक है, यानी जो नॉर्मल मेटल के हैं हाईली रिएक्टिव, और एक्सट्रीम राइट के ऊपर नॉन मेटल्स हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर जो पहले 3 ग्रुप हैं, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो मतलब आप कह लें कि ये मेटल जो हैं दे हैव ग्रेटर कैपेबिलिटी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इजीली फॉर्म्स केटाइन कह लें आप। ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं, केटाइन बनाते हैं, और जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर जो नॉन मेटल्स हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एनाइन बनाते हैं। तो इस तरह के इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं ये जब भी आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड ही बनता है। तो वो यही बात यहाँ करना चाह रहे हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये बात करना चाह रहा है कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है ना दो एलिमेंट्स के दरमियान, तो उसमें वो कहता है कि नेट लोअरिंग ऑफ एनर्जी, यानी आयनिक बॉन्ड तब बनता है दो एलिमेंट्स के दरमियान कि जब आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के नतीजे में ओवरऑल कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, तो एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो इन दैट केस द formation of ionic bond या formation of ionic compound will be feasible and also favorable। तो इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, ये जो ऊपर बातें लिखी हुई हैं वही मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। नीचे अगर आप ये 3 अगर आप केमिकल रिएक्शंस को सिंपली देखें, तो देखिए पहला जो स्टेप है सोडियम, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नेगेटिव यहाँ साइन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रिजल्टेंटली देखें ये सोडियम आयन यानी केटाइन बन रहा है, और कितना एनर्जी यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 119 किलो कैलोरीज, ठीक है, पर मोल। तो ठीक है, दूसरा क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोराइड आयन बनेगा, कितनी एनर्जी जो है रिलीज होगी, यहाँ प्लस का मतलब ये है कि रिलीज होना, क्लोराइड आयन के साथ इतनी एनर्जी क्या होती है वो प्रोड्यूस हो रही है, हमें हासिल हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है 85 किलो कैलोरीज। और अल्टीमेटली सोडियम आयन जब क्लोराइड आयन से कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस या रिलीज होती है 187 किलो। वो कहता है कि ये तीनों स्टेप्स की जो एनर्जी चेंजेस हैं इनको अगर हम जमा करें तो नेट नेट जो है इतनी एक अमाउंट यानी एनर्जी की होनी चाहिए कि जो ओवरऑल इस प्रोसेस के दौरान क्या हो, प्रोड्यूस हो, ताकि ये जो प्रोसेस है ये थर्मोडाइनमिकली फिजिबल भी हो और ये स्टेबल भी हो। तो इसलिए नीचे अगले स्टेप में देखें ये तीनों स्टेप्स की एनर्जी चेंजेस को जमा किया हुआ है, और 153 किलो कैलोरी जो है ये ओवरऑल वो एनर्जी है जो इस प्रोसेस के दौरान क्या होती है, रिलीज होती है। तो यही वो बात करना चाह रहा है कि भाई आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की एक कंडीशन ये भी है ओवरऑल कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। तो ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड between such kind of elements that the electronegativity difference between the two bonded atoms must be at least greater than 1.7। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन हमारी FSC की जो किताबें हैं या उससे पहले उसमें ये लिखा हुआ 1.7। कम से कम 1.7 हो, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की, आयनिक बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी है एलिमेंट्स की, वो उतना ज़्यादा हो। तो ये बात करना चाह रहे हैं। तो फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, या आयनिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है किन फैक्टर्स पर बेसिकली क्या करती है, वो डिपेंड करती है। तो इसमें पहला अगर आप देखें तो वो है जी कि आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से बेसिकली मुराद यहाँ पे मेटल्स की बात हो रही है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड 2 तरह के एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, एक मेटल, एक नॉन मेटल्स। तो जो मेटल्स हैं ये उनसे रिलेटेड है। उनसे रिलेटेड क्या है, वो ये है कि मेटल्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो हो। लो क्यों हो? लो इसलिए होनी चाहिए कि जितना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी, मतलब उस मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, वो उतना ज़्यादा हो। तो जितना उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये है कि उतना आसानी से वो कैटाइन बनाएगा, उतना जल्दी वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और जितना आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लूज करेगा, कैटाइन मुश्किल से बनाएगा, आयनिक बॉन्ड भी मुश्किल से बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड बनाने की जो कंडीशन है पहली, वो ये है कि मेटल्स ऐसी हों जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, वो बहुत लो होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें कि दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी ये नॉन मेटल्स की बात है, यानी नॉन मेटल्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी या पावर जो है एफिनिटी, वो बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करें, एनाइन बनाएं, और कैटाइन एनाइन आपस में कंबाइन होकर तो वो उतना जल्दी क्या बना सके, वो आयनिक बॉन्ड जो है वो बेसिकली बना सके। और तीसरी बात वही कि भाई लैटिस एनर्जी यानी कैटाइन एनाइन जब आपस में कंबाइन हो, आयनिक बॉन्ड बने, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये सब यहाँ पे बेटा जी कुछ मतलब जो है कि एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाने का मतलब जो है वो बेसिकली, सॉरी, एग्जाम्पल से पहले 2 फैक्टर और भी हैं यहाँ पे। वो ये है कि एक फैक्टर है साइज ऑफ द आइंस। ठीक है, तो साइज ऑफ द आइन देखें, इसमें सिंपल बात ये है कि इसमें मैं इसको पढ़ देता हूँ पहले कि इन ऑर्डर टू हैव द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटाइन एंड एनाइन, देयर साइजेस शुड बी स्मॉल एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहना ये चाह रहा है कि जितना आयंस का साइज छोटा होगा ना, तो जाहिर बात है कि उसकी चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगी। तो जब वो आयंस आपस में कंबाइन होकर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब आयनिक बॉन्ड जो है उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं। और चार्ज ऑन द आयंस, वही बात कि जितना उस पर आयन पर चार्ज ज्यादा होगा, देखिए एक तरफ सोडियम है, अब इससे आगे देखिए मैग्नीशियम है। तो सोडियम पर चार्ज +1 होता है, मैग्नीशियम पर +2 है। तो अब यहाँ पर कॉमन सेंस की बात ये है कि आया कि सोडियम अगर सपोज क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, तो आया कि सोडियम क्लोराइड का जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड का? तो डेफिनेट बात है, जो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो आयनिक बॉन्ड है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द आयनिक बॉन्ड ऑफ द सोडियम क्लोराइड। रीजन क्या? रीजन ये है कि मैग्नीशियम के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो सोडियम की निस्बत क्या होता है, वो ज्यादा होता है। तो यही बात यहाँ करना चाह रहे हैं, जितना किसी भी आयन पर चार्ज ज्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। तो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लें आयनिक कंपाउंड्स की। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दी गई है बेसिकली ना, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम मेटेलिक स्टेट में इस तरह उसकी शेप होती है, ठीक है, ये भी पॉइजनस है। और क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, उसका कलर इस तरह पेल येलो कलर।
ठीक है। लेकिन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। इसकी करेक्टरिस्टिक उन इंडिविजुअल एलिमेंट से इंटायरली डिफरेंट होती है। इसको आपको पता है हम खाने में टेस्ट डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड इट इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। और नीचे मतलब उसकी फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है ये वही लिखी हुई है, इसको आपने देखा। और सोडियम क्लोराइड जो है ये नीचे जो एक्सप्लेन किया हुआ वो ये कहना चाह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जब बनता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की सूरत में नहीं होते, बल्कि ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में यानी एक जॉइंट स्ट्रक्चर्स की सूरत में क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है वो एक व्यू आप इसका ये देख लें कि ये देखिए कि जो सोडियम क्लोराइड है देखें ये इस तरह से, मतलब यहाँ पे ये मेरा एरो है कि ये उसका एक एनिमेशन 3D एनिमेशन है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें कि जैसे ये स्ट्रक्चर एक बनी हुई है, ये फिगर 5.2 देखिए आप, ये सोडियम क्लोराइड की एक स्ट्रक्चर का एक 3D व्यू है उसका। इसमें अगर आप गौर से देखें तमाम आइंस ना तीनों डायमेंशंस में जो आइंस हैं वो अल्टरनेट पोजीशन में हैं, यानी पहले पॉजिटिव आइन फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इसी तरह से थ्रू आउट द स्ट्रक्चर जो है इनकी अरेंजमेंट होती है। और अगर आप गौर करें इसमें तो हर आइन जो है उसको अपोजिट चार्ज वाले 6 आइन ने क्या किया हुआ होता है, सराउंड किया हुआ होता है। तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। दो एग्जांपल्स और यहाँ पे नीचे दिखाई गई हैं। ये फॉर एग्जांपल एक मैग्नीशियम क्लोराइड की है, इसको आप देखें यहाँ मैग्नीशियम जहाँ मेरा एरो है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जब क्लोरीन से कंबाइन होता है तो एक क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो एक मैग्नीशियम एटम 2 क्लोरीन एटम्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये 2 क्लोरीन एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो रिजल्टेंट ये मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयंस बने। फिर ये मैग्नीशियम आयंस जो हैं क्लोराइड आयंस के साथ जब कंबाइन होंगे तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड अल्टीमेटली बना देंगे। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है ये अगले स्टेप में, तो ये मतलब जो है कि ये यहाँ पे ये दिखाई कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो वो गेन करेगा कैल्शियम आयन ऑक्साइड आयन, फिर आपस में कंबाइन होगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको भी आपने खुद देख लेना है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वही चीज़ है जो हम पहले इसको हमने देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आयनिक कंपाउंड्स की। देखें भाई इसकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, देखिए इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ के साथ। तो सिंपल बात है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, और जो आयनिक बॉन्ड्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के जिसमें स्ट्रॉन्गर होते हैं। और दूसरी जो अहम बात ये है कि भाई आयनिक कंपाउंड्स के अंदर यानी क्रिस्टल लैटिस की सूरत में होते हैं, और इसमें नेटवर्क होता है आयनिक बॉन्ड्स का, नेटवर्क लार्ज नंबर ऑफ आप कह लें कि आयनिक बॉन्ड्स आते हैं। तो अब जब इतने ज्यादा आयनिक बॉन्ड्स होंगे और स्ट्रॉन्गर होंगे, डेफिनेट बात है उनको ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। तो इसीलिए मतलब जो है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इन सब की जो लॉजिक है, जो रीजन है वो सेम है। हाँ, एक इसमें जो थोड़ा सा टेक्निकल बात है प्रॉपर्टी में वो है ब्रिटलनेस। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर हाईली ब्रिटल इन नेचर। उसकी रीजन क्या होती है, देखिए उसकी रीजन है इनकी आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, अगर आप देखें कि आयनिक कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, देखें ये तो आयनिक कंपाउंड ना इस तरह लेयर्स की सूरत में, यानी पहले एक लेयर ऊपर होती है, फिर दूसरी लेयर, फिर लेयर, फिर लेयर, फिर लेयर्स होती है, और लेयर्स में भी अल्टरनेट पोजीशन में ये आयंस होते हैं। तो हर लेयर में यानी एक लेयर है ऊपर, नीचे दूसरी लेयर, तो इस तरह मतलब आप कह लें कि जो लेयर्स होती हैं तो इनके जो आयंस होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, तो अपोजिट आयंस एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, और उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन होती हैं जिन्होंने क्या किया हुआ होता है, इन आयंस को स्ट्रांगली बाइंड किया हुआ होता है। ठीक है,
तो लेकिन जब हम ये स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ये लेयर्स क्या होती हैं, स्लिप होती हैं। उससे क्या होता है उससे ये होता है कि जैसे ये स्लिप होती हैं तो अपोजिट आइंस सॉरी सिमिलर आइंस जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं, लाई करते हैं, तो नेचर ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाती है। फिर अट्रैक्शन से रिपल्शन क्रिएट होती है और वहां से वो लेयर्स क्या होती है एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो वहीं से वो क्रिस्टल क्या होती है बेसिकली ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, यानी जैसे अगर आप एग्जांपल लेना, ये ग्लास है, इस पर अगर कुछ स्ट्रेस अप्लाई करें तो डिफरेंट पीसेस में ब्रेक हो जाती है। आयनिक कंपाउंड भी ऐसे ही है कि अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंट पीसेस में ब्रेक हो जाती हैं। इसको बेसिकली हम कहते हैं प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस या भुरभुरापन भी कहा जाता है। आगे है आप कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो इसमें बेटा जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो है लाइक डिसॉल्व। एक जैसे सॉल्वेंट्स एक जैसे सल्यूट्स या सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा पोलर सल्यूट्स को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो नॉन पोलर सब्सटेंस या सल्यूट्स को ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं तो ये ना पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबलाइज होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व नहीं होते। अब यहाँ पर वो थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में ऐड करें, देखें इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी पोलर हैं, ऑक्सीजन पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव, इनके हाइड्रोजन एटम्स पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड्स सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव एंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ये नीचे देखें जहाँ मेरा एरो है, और सोडियम क्लोराइड का यानी जो नेगेटिव आयन होगा इसको वाटर के मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव एंड्स हैं वो इनको सराउंड भी करेंगे और इंटरेक्ट भी करेंगे। तो एक नई अट्रैक्शंस क्रिएट होंगी। तो उसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, वो हीट जो है वो क्या होगी, वो क्रिएट होगी। ठीक है, तो वो हीट जब क्रिएट होगी तो जाहिरी बात है तो उसके नतीजे में ये सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आप कह लें कि जो आपस के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होंगे और अल्टीमेटली सोडियम और क्लोराइड आयन सेपरेट होंगे और अल्टीमेटली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। बाकी आप कह लें कि कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सिंपल सी बात है कि सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे कैन बी मेड कंडक्टर इन सोल्यूशन फॉर्म या इन मोल्टन स्टेट। अगर आप इनको किसी वाटर में डाल दें तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, देन आयंस बिकम्स फ्री इन द सोल्यूशन फॉर्म। तो फिर अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कोई अगर डेवलप करें, मेंटेन करें, बनाएं, तो फिर हर आयन जो है जब अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है तो उसकी वजह से सोल्यूशन में से करंट पास होता है, तो वो सोल्यूशन बेसिकली कंडक्टर बन जाता है। तो ये आगे आइसोमरिज्म और मतलब जो है कि आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते, वो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। और जो आयनिक कंपाउंड के रिएक्शंस हैं ये दे आर फास्ट, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन का चक्कर नहीं होता, बस आयंस आपस में करीब आते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है वो डेवलप होती है। तो दिस इज द मतलब आप चलें एंड दिस इज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे तो इसको आपने मतलब यहीं से आपने सारा क्या करना है, इसको याद करना है। तो मज़ीद जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा इंशाल्लाह तो वो फिर हम उसको नेक्स्ट मतलब लेक्चर में हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम।